कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के चैप्टर 1 का रिमेनिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग पुराने हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बाकी बचे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट क्यों है कंपोजिशन रिएक्शंस का। तो हम लोग जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस जो है वो टूटता है 2 और मोर सब्सटेंस में। ठीक है, और कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन में होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो है या फिर एलिमेंट जो है 2 और मोर एलिमेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ कंपोजिशन में हम लोग देखते हैं कि एक सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक में टूट करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। बट कंपोजिशन में देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या एलिमेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और इसका अगला क्वेश्चन का भाग में बोल रहा है कि राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल देते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि CaCO3 जब ये ब्रेक होता है तो फिर ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल। अब हम लोग अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखें तो इसमें होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं H2 + O2 gives us H2O। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी देख सकते हैं कि जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है, वैसे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्लियरली बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि राइट one equation for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, electricity and light। यहाँ पर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था। इसके 3 टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो उन्हीं सब का यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को जानते हैं कि ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर कंपाउंड्स, 1 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हीट के प्रेजेंस में देखते हैं, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो ये अगर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है हीट के प्रेजेंस में तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और अगर लाइट के प्रेजेंस में हम लोग देखें
कि लाइट फोटोलाइसिस रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि AgBr जो है ये टूटता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही टूटेगा तो ये Ag में सेपरेट हो जाएगा और ये Br2 में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो ये हो गया फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। और तीसरा जो है हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम लोगों को दिखाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जो कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का किया जाए तो ये H2 + O2 में ब्रेक कर जाएगा और इसको भी हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो ये है कुल मिलाकर के हम लोगों का 3 एग्जाम्पल जो कि हीट के प्रेजेंस में होकर के ब्रेक हो रहा है कोई भी कंपाउंड, फिर लाइट के प्रेजेंस में, फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो ये तीनों कंपाउंड जो है, तीनों रिएक्शंस, ये इस क्वेश्चन के लिए है, जहाँ पर कि हम लोगों का पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का रिवीजन करा दे रहा है कि कितने टाइप के थे और कौन कौन से रिएक्शंस इसमें मेन रिएक्शंस थे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आप लोग स्नैप ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या अंतर है, ठीक है। और उसके बाद इसका हम लोगों को एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसका हम लोग लिखेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स displaces less reactive elements from its FROM, एक मिनट, from its salt solution, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या जानते हैं कि इसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड एक्सचेंजेस देयर आयंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसमें क्या लिखेंगे, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस 2 डिफरेंट कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग कंपाउंड अपने ही अंदर में आयन का एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और इसमें हम लोगों से एग्जाम्पल भी मांगा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि Zn जब रिएक्ट करता है CuCl2 के साथ तो ये फॉर्म करता है ZnCl2 और Cu अलग हो जा रहा है क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल Cu है और मोर रिएक्टिव मेटल Zn है, जिंक, ठीक है। तो ये Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे ही अगर हम लोग देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं NaOH + HCl। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन के हिसाब से पता चल रहा है कि दोनों कंपाउंड आपस में अपने आयन को एक्सचेंज करेगा। तो Na जो है OH को एक्सचेंज करके Cl ले लेगा और H जो है Cl को एक्सचेंज करके OH को ले लेगा, यानी कि H2O का फॉर्मेशन होगा।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डिफरेंस और उसका एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। जब हम लोग सिल्वर को रिफाइन करते हैं, जब हम लोग सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से रिफाइन करते हैं तो हम लोगों को सिल्वर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर उसी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर का रिएक्शन करा दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो उसका रिएक्शंस को हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है, और ये जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा CuNO3 प्लस Ag। ठीक है, ये ऐसा इसलिए फॉर्म किया क्योंकि कॉपर जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल है, ये Ag जो है लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके अपना एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो कि कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस करके NO के साथ रिएक्ट किया और CuNO3 का एक न्यू कंपाउंड फॉर्म किया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि कैसे सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर दोनों रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल को फॉर्म किया और कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक जगह पर फिट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ मांगा गया था कि रिएक्शंस को लिखिए जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों का है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। तो हम लोगों से पूछा गया कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस को आप लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस होता है कि दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसी रिएक्शंस को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो लिखेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, इसी को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोगों को देना है। तो जब हम लोगों का देखेंगे कि AgNO3 के साथ NaCl रिएक्ट करता है तो एक वाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्म होता है AgCl का और NaNO3 का। ठीक है, और ये हम लोगों का होता है वाइट प्रिसिपिटेट, वाइट PPT, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट भी बोलते हैं, PPT को प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसका रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, उस सब्सटेंस को हम लोग प्रिसिपिटेट
प्रिसिपिटेशन सब्सटेंस बोलते हैं, और उस वाले रिएक्शंस को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और उसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 बना रहा है, तो AgCl जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें जो फॉर्म हुआ इस दो रिएक्टेंट का रिएक्ट होने के बाद AgCl जो फॉर्म हुआ ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में क्या है ये देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों से बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। तो दो दो एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को इसको समझाना है कि कैसे हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के गेन के साथ इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। तो इसमें गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बोला जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग जानते हैं कि इट इज ए प्रोसेस इन विच द गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म में मांगा गया है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म में मांगा गया है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ लिखेंगे कि इन दिस गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है और इसका 2 एग्जाम्पल मांगा गया है। जैसे ही Mg जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनेगा। ठीक है, जिसमें कि Mg जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये MgO का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन किया किसने? मैग्नीशियम ने। ठीक है, और फॉर्म क्या किया? MgO। ठीक है, तो अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कॉपर जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये कॉपर जो है ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर रिडक्शन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल इसका, तो जब कॉपर ऑक्साइड जो है, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन का लॉस होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का गेन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन का लॉस करके Cu को Cu में बदल जा रहा है, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट में बदल जा रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हम लोगों ने लॉस किया वो हाइड्रोजन के साथ गेन होकर के H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा कि CuO जो है वो रिड्यूस होकर के Cu का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और H2O के साथ जाकर के O जो है मिल करके H2O का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन का लॉस करके कॉपर में चेंज हो गया। ठीक है, और वैसे ही अगर हम लोग अगला एग्जांपल देखें तो अगला एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ तो फॉर्म होगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ भी हम लोगों ने देख रहा हूँ कि जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को अपने से लॉस करके जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड
जिंक में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस किया इसने। ठीक है, तो ये रिडक्शन रिएक्शंस हुआ। वैसे ही अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, शाइनी ब्राउन कलर है, उसका नाम एक्स है, जो एलिमेंट है वो एक्स है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। इस कंपाउंड जो एलिमेंट जो एक्स है इसका हम लोगों को नाम लिखना है, और हीट करने के बाद ब्लैक जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसका हम लोगों को कंपाउंड फॉर्म करा के उसका नाम देना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये एक्स जो है कॉपर मेटल होगा, जो कि शाइनी ब्राउन कलर होता है। कॉपर ब्राउन कलर होता है और शाइनी भी होता है। तो हम लोग यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये कॉपर होगा, और कॉपर को हम लोग जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो X जो है वो कॉपर हुआ, और जब ये एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये CuO का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये हम लोगों ने कैसे कराया कि ये जो शाइनी ब्राउन कलर का मेटल है जो कि कॉपर है, ठीक है, ये जो हुआ, और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया तो ये ब्लैक कलर में फॉर्म होगा, और जब इसको हम लोग हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो ये ब्लैक कलर में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने जान गया कि ये एक्स एलिमेंट जो है वो कॉपर है, तो इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल के ऊपर हम लोग पेंट का अप्लाई क्यों करते हैं? तो आयरन आर्टिकल के ऊपर हम लोग पेंट का अप्लाई इसलिए भी करते हैं कि उसमें कोरोजन ना हो। कोरोजन यानी कि जो है रस्टिंग, दोनों एक ही बात हो गया। ठीक है, इसलिए नहीं हो क्योंकि जब हम लोग when we apply paint then surface of iron article do not comes in contact of moisture, एयर, ये सब के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिसके वजह से इसमें रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, रस्टिंग होने का कारण ही है कि वो एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो जब ये अप्लाई हम लोग पेंट कर देंगे तो वो तो उस पर एक कोटिंग बना देगा, एक लेयर बना देगा उसके ऊपर, तो उसका जो आयरन आर्टिकल का सरफेस है वो तो ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं गया। तो जब गया ही नहीं ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो, तो उसमें कोरोजन या फिर रस्टिंग जिसको कहते हैं वो तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन जो अभी हमने कराया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। तो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को हम लोग नाइट्रोजन के साथ फ्लश्ड क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका एक ही कारण है कि ऑयल और फैट जो है रेंसिड हो जाएगा ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, और उसके वजह से बैड टेस्ट और स्मेल आएगा, ठीक है। और उसको बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन बचता है, ऑक्सीडेशन होने से फूड जो है और ये रेंसिड नहीं होता है, यानी कि खराब नहीं होता है और ज़्यादा इसका एज बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसमें लिखेंगे द फूड आइटम्स containing oil and fat are flushed with nitrogen because oil and fat get oxidized and becomes rancid, ठीक है। तो ये होता है which, इसके बाद हम लोग लिखेंगे which has the bad smell and taste। तो ये इसी को बचाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन फ्लशिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए कभी कि हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग क्यों करते हैं ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को, तो हम लोग लिखेंगे कि ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो खराब हो जाता है। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो खराब हो जाएगा और उसके वजह से खाना जो रहेगा वो बिल्कुल ही स्मेल उसका चेंज हो जाएगा, टेस्ट उसका खराब हो जाएगा, सारा चीज़ ये सब हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में अगर फूड को बचा करके रखें तो वो नॉर्मल फूड के कंपैरिजन में ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम होता है और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ ऑक्सीडेशन का रेट जो है वो कम रहेगा और उसके वजह से फूड का जो है रहना लॉन्ग टर्म तक रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है हम लोगों का। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पर हम लोग को बोला गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल इच। इस दोनों टर्म को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है और एक एक एग्जाम्पल दोनों का देना है। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले है कोरोजन। तो कोरोजन होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विथ सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर एंड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड। तो इस टर्म का हम लोग डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि इट इज ए प्रोसेस in which metal reacts with oxygen and moisture, ठीक है। ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक सरफेस का फॉर्मेशन कर लेता है टू फॉर्म सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जब आयरन जो है
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मॉइस्चर के टर्म में जब ये रिएक्ट करेगा तो ये रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है। उसके ऊपर जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, आयरन जब ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक फॉर्मेशन करेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं और उसमें आयरन ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल कोरोजन का। अब हम लोग रेंसिडिटी का एग्जाम्पल देखेंगे और इसका टर्म को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो रेंसिडिटी का होता मतलब ये है कि ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, इन विच फूड मटेरियल गेट्स स्पॉइल्ड। और ये होता क्यों है और होता कैसे है? when it comes in contact of oxygen, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो फूड मटेरियल जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हम लोग बटर को मतलब बटर का ऑक्सीडेशन जब होता है तो हम लोग ऑक्सीडेशन जब होगा तो ये रूम टेम्परेचर पर जब होगा तो ये खराब हो जाता है, बहुत जल्दी रेंसिड हो जाता है। ठीक है, तो ये खराब होने का कारण ही यही है कि जब भी कोई ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा रूम टेम्परेचर में तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा और उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो दोनों खराब हो जाएगा। ठीक है, तो रेंसिडिटी का जो टर्म है वो हम लोगों ने इसमें समझा। इससे पहले हम लोगों ने समझा था कोरोजन के बारे में, उसका भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा और रेंसिडिटी का भी हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा कि बटर जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो खराब हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका आपका एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन इसका खत्म हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और आज हम लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के और इन-टेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएं और इस चैनल में ऐसे ही क्लास 10th से रिलेटेड मैथ और साइंस के वीडियो आएंगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, अगर कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट फेस करना हो रहा है तो आप हमसे शेयर करें, हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।